रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी, राज्य रक्षा मंत्री श्रीपाद नायक जी, तीनों सेनाओं के प्रमुख, दूसरे वरिष्ठ अधिकारीगण, कारगिल के पराक्रमी सेनानी और उनके परिजन, यहां उपस्थित अन्य महानुभाव और मेरे प्यारे भाई और बहनों, करगिल विजय दिवस के इस अवसर पर आज हर देशवासी शौर्य और राष्ट्र के लिए समर्पण की एक प्रेरणादायक गाथा को स्मरण कर रहा है। आज के इस अवसर पर मैं उन सभी शूरवीरों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं जिन्होंने कारगिल की चोटियों से तिरंगे को उतारने के षड्यंत्र को असफल किया, अपना रक्त बहाकर जिन्होंने सर्वस्व न्योछावर किया, उन शहीदों को, उनको जन्म देने वाली वीर माताओं को भी मैं नमन करता हूं। कारगिल सहित जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों का अभिनंदन, जिन्होंने राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों को निभाया। साथियों, 20 वर्ष पहले कारगिल की चोटियों पर जो विजय गाथा लिखी गई, वो हमारी पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी और उसी प्रेरणा से बीते 2-3 हफ्तों से देश के अलग अलग हिस्सों में विजय दिवस से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। देश के सारे मिलिट्री स्टेशंस लेकर सीमावर्ती इलाकों, तटीय इलाकों में भी अनेक कार्यक्रम हुए हैं। थोड़ी देर पहले यहां पर भी हमारे सपूतों के उस शौर्य की याद ताजा की गई और आज की इस प्रस्तुति में अनुशासन, कठोर परिश्रम, वीरता, त्याग और बलिदान की परंपरा, संकल्प भी थी और संवेदनाओं से भरी हुई पल भी थे। कभी वीरता और पराक्रम का दृश्य देख करके तालियां गूंज उठती थी, तो कभी उस मां को देख करके हर किसी की आंख में से आंसू बह रहे थे। ये शाम उत्साह भी भरती है, विजय का विश्वास भी भरती है और त्याग और तपस्या के प्रति सर झुकाने के लिए मजबूर भी करती है। भाई और बहनों, कारगिल में विजय भारत के वीर बेटे बेटियों के
अदम्य साहस की जीत थी। कारगिल में विजय भारत के संकल्पों की जीत थी। कारगिल में विजय भारत के सामर्थ्य और संयम की जीत थी। कारगिल में विजय भारत की मर्यादा और अनुशासन की जीत थी। कारगिल में विजय प्रत्येक देशवासी की उम्मीदों और कर्तव्य परायणता की जीत थी। साथियों, युद्ध सरकारें नहीं लड़ती, युद्ध पूरा देश लड़ता है। सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन देश के लिए जो जीने और मरने की परवाह नहीं करते, वो अजर अमर होते हैं। सैनिक आज के साथ ही आने वाली पीढ़ी के लिए अपना जीवन बलिदान करते हैं। हमारी आने वाली कल सुरक्षित रहे, उसलिए वो अपनी आज स्वाहा कर देता है। सैनिक जिंदगी और मौत में भेद नहीं करते, उनके लिए तो कर्तव्य ही सब कुछ होता है। देश के पराक्रम से जुड़े इन जवानों का जीवन सरकारों के कार्यकाल से बंधे नहीं होते। शासक और प्रशासक कोई भी हो सकता है, परंतु पराक्रमी और उनके पराक्रम पर हर हिंदुस्तानी का हक होता है। भाइयों और बहनों, 2014 में मुझे शपथ लेने के कुछ ही महीने के बाद कारगिल जाने का अवसर मिला था। वैसे मैं 20 साल पहले कारगिल तब भी गया था जब युद्ध अपनी चरम पर था। दुश्मन ऊंची चोटियों पर बैठ करके अपने खेल खेल रहा था। मौत सामने थी, फिर भी हर हमारा जवान तिरंगा लेकर सबसे पहले घाटी पर पहुंचना चाहता था। एक साधारण नागरिक के नाते मैंने मोर्चे पर जुटे अपने सैनिकों के शौर्य को उस मिट्टी पे जाकर के नमन किया था। कारगिल विजय का स्थल मेरे लिए तीर्थ स्थल की अनुभूति करा रहा था। साथियों, युद्ध भूमि में तो जो माहौल था वो था। पूरा देश अपने सैनिकों के साथ खड़ा हो गया था। नौजवान रक्तदान के लिए कतारों में खड़े हो गए थे। बच्चों ने अपने गुल्लक वीर जवानों के लिए खोल दिए थे, तोड़ दिए थे। इसी दौर में
अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देशवासियों को एक भरोसा दिलाया था। उन्होंने कहा था कि जिस देश के लिए जान देते हैं, हम उनकी जीवन भर देखभाल भी न कर सके तो मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करने के अधिकारी नहीं समझे जाएंगे। मुझे संतोष है कि अटल जी के उस भरोसे को आप सभी के आशीर्वाद से हम मजबूत करने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। बीते 5 वर्षों में सैनिकों और सैनिकों के परिवारों के कल्याण से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। आजादी के बाद दशकों से जिसका इंतजार था, उस 1 रैंक 1 पेंशन को लागू करने का काम हमारी ही सरकार ने पूर्ण किया। इस बार सरकार बनते ही पहला फैसला शहीदों के बच्चों की स्कॉलरशिप बढ़ाने का किया गया। इसके अलावा नेशनल वॉर मेमोरियल भी आज हमारे वीरों की गाथाओं से देश को प्रेरित कर रहा है। कई दशकों से उसका भी इंतजार था। उस इंतजार को भी समाप्त करने का सौभाग्य आप सबने हमें दिया। भाइयों और बहनों, पाकिस्तान शुरू से ही कश्मीर को लेकर छल करता रहा। 1948 में, 65 में, 71 में उसने यही किया। लेकिन 1999 में उसका छल पहले की तरह फिर एक बार छल की छलनी कर दी गई। उसके छल को हमने छलने नहीं दिया। उस समय अटल जी ने कहा था, हमारे पड़ोसी को लगता था कि कारगिल को लेकर भारत प्रतिरोध करेगा, विरोध प्रकट करेगा और तनाव से दुनिया डर जाएगी। हस्तक्षेप करने के लिए, पंचायत करने के लिए कुछ लोग कूद पड़ेंगे और एक नई रेखा खींचने में वो सफल होंगे। लेकिन हम जवाब देंगे, प्रभावशाली जवाब देंगे, इसकी उम्मीद उनको नहीं थी। साथियों, रोने गिड़गिड़ाने के बजाय प्रभावी जवाब देने का यही रणनीतिक बदलाव दुश्मन पर भारी पड़ गया। इससे पहले अटल जी की सरकार ने पड़ोसी के साथ जो शांति की पहल की थी, उसके कारण ही दुनिया का नजरिया बदलने लगा था। वो देश भी हमारे पक्ष को समझने लगे थे, जो पहले हमारे पड़ोसी की हरकतों पर आंख मूंदे हुए थे। भाइयों और बहनों, भारत का इतिहास गवाह है कि भारत कभी आक्रांता नहीं रहा। मानवता के हित में शांतिपूर्ण आचरण, यह हमारे संस्कारों में है।
हमारा देश इसी नीति पर चला है। भारत में हमारी सेना की छवि देश की रक्षा की है तो सारे विश्व में मानवता और शांति के रक्षक की भी है। जब मैं इजराइल जाता हूं तो वहां के नेता मुझे वो तस्वीर दिखाते हैं जिसमें भारत के सिपाहियों ने हाइफा को मुक्त कराया। जब मैं फ्रांस जाता हूं तो वहां का स्मारक विश्व युद्ध के समय भारतीयों के बलिदान की गाथा गाता है। विश्व युद्ध में पूरी मानवता के लिए 1 लाख से ज्यादा भारतीय जवानों की शहादत को भुलाया नहीं जा सकता और विश्व ये भी नहीं भूल सकता कि संयुक्त राष्ट्र पीस कीपिंग मिशन में सर्वोच्च बलिदान देने वालों की सबसे बड़ी संख्या भारतीय सैनिकों की ही है। प्राकृतिक आपदाओं में सेना के समर्पण और सेवा की भावना, संवेदनशील भूमिका और जन जन तक पहुंचने की क्षमता ने साल दर साल हर भारतीय का दिल छुआ है। साथियों, हमारे शूरवीर, हमारी पराक्रमी सेना परंपरागत युद्ध में पारंगत है, लेकिन आज पूरा विश्व जिस स्थिति से गुजर रहा है उसमें युद्ध का स्वरूप बदल गया है। आज विश्व, आज मानव जात छद्म युद्ध का शिकार है जिसमें आतंकवाद पूरी मानवता को एक बहुत बड़ी चुनौती दे रहा है। अपनी अपनी साजिशों में युद्ध में पराजित कुछ लोग छद्म युद्ध के सहारे अपना राजनीतिक मकसद पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। आज समय की मांग है कि मानवता में विश्वास रखने वाली सभी शक्तियां सशस्त्र बलों के साथ समर्थन में खड़ी हो, तभी आतंकवाद का प्रभावी तौर पर मुकाबला किया जा सकता है। भाई और बहनों, आज की लड़ाइयां अंतरिक्ष तक पहुंच गई हैं और साइबर वर्ल्ड में भी लड़ी जाती है और इसलिए सेना को आधुनिक बनाना हमारी आवश्यकता है, हमारी प्राथमिकता भी है। आधुनिकता हमारी सेना की पहचान बननी चाहिए। जल हो, थल हो, नभ हो, हमारी सेना अपने अपने क्षेत्र में उच्चतम शिखर को प्राप्त करने का सामर्थ्य रखे और आधुनिक बने, ये हमारा प्रयास है। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए ना किसी के दबाव में काम होगा, न प्रभाव में और न ही किसी अभाव में। चाहे अरिहंत के जरिए परमाणु त्रिकोण की स्थापना हो या फिर ए-सैट परीक्षण, भविष्य की रक्षा जरूरतों
अपने संसाधनों की सुरक्षा के लिए दबावों की परवाह किए बिना हमने कदम उठाए हैं और उठाते रहेंगे। गहरे समंदर से लेकर असीम अंतरिक्ष तक जहां जहां भी भारत के हितों की सुरक्षा की आवश्यकता होगी, भारत अपने सामर्थ्य का भरपूर उपयोग करेगा। इसी सोच के साथ देश में सेना के आधुनिकीकरण का काम भी तेजी से चल रहा है। आधुनिक राइफलों से लेकर टैंक, तोप और लड़ाकू विमान तक हम भारत में तेजी से बना रहे हैं। डिफेंस में मेक इन इंडिया के लिए प्राइवेट सेक्टर की अधिक भागीदारी और विदेशी निवेश के लिए भी हमने प्रयास तेज किए हैं। जरूरत के मुताबिक आधुनिक अस्त्र शस्त्र भी मंगवाए जा रहे हैं। आने वाले समय में हमारी सेना को दुनिया का आधुनिकतम साजो सामान मिलने वाला है। लेकिन साथियों, सेना के प्रभावी होने के लिए आधुनिकता के साथ ही एक और बात महत्वपूर्ण है। ये है जॉइंटनेस। चाहे वर्दी किसी भी तरह की हो, उसका रंग कोई भी हो, कोई भी पहने, लेकिन मकसद एक ही होता है, मन एक ही होता है। जैसे हमारे देश के झंडे में 3 अलग अलग रंग है, लेकिन वो 3 रंग एक साथ होकर जो झंडा बनता है, जो जीने मरने की प्रेरणा देता है। उसी तरह हमारी सेना के तीनों अंगों को आधुनिक सामर्थ्यवान होने के साथ ही व्यवहार और व्यवस्था में आपस में जुड़ना, ये समय की मांग है। साथियों, सेना के सशक्तिकरण के साथ साथ हम सीमा से सटे हुए गांवों को भी राष्ट्र की सुरक्षा और विकास में भागीदार बना रहे हैं। चाहे दूसरे देशों से लगी हमारी सरहद हो या फिर समुद्री तट पर बसे गांव, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है। हमें यह भली भांति एहसास है कि सीमा पर बसे गांवों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। मुश्किल परिस्थितियों के कारण सीमा पर बसे लोगों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ता है। इस स्थिति को बदलने के लिए बीते 5 वर्ष में बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम को सशक्त किया गया। देश के 17 राज्यों को 4,500 करोड़ रुपए से अधिक की मदद इसी एक काम के लिए दी गई है। जम्मू कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे लोगों को आरक्षण, यह भी इसी कड़ी में लिया गया एक अहम फैसला है। मुझे पूरा विश्वास है कि देश के हर नागरिक और अपने शूरवीरों के साझा प्रयासों से देश की सुरक्षा अभेद्य है, अभेद्य रहेगी। जब देश सुरक्षित होगा, तभी विकास की नई ऊंचाइयों को छू पाएगा।
लेकिन राष्ट्र निर्माण के पथ पर हमें कुछ बातों का भी ध्यान रखना होगा। भाई और बहनों, 1947 में क्या सिर्फ एक भाषा विशेष बोलने वाले आजाद हुए थे, या सिर्फ एक पंथ के लोग आजाद हुए थे? क्या सिर्फ एक जाति के लोग आजाद हुए थे? जी नहीं, पूरा भारत आजाद हुआ था। जब हमने अपना संविधान लिखा था तो क्या सिर्फ एक भाषा, पंथ या जाति के लोगों के लिए लिखा था? जी नहीं, पूरे भारत के लिए लिखा था। और जब 20 साल पहले हमारे 500 से अधिक वीर सेनानियों ने कारगिल की बर्फी पहाड़ियों में कुर्बानियां दी थी, तो किसके लिए दी थी? वीर चक्र पाने वाले तमिलनाडु के रहने वाले बिहार रेजिमेंट के मेजर सरवणन, हीरो ऑफ बटालिक ने किस लिए के लिए वीरगति पाई थी? वीर चक्र पाने वाले दिल्ली के रहने वाले राजपुताना राइफल्स के कैप्टन हनीफुद्दीन ने किसके लिए कुर्बानी दी थी? और परम वीर चक्र पाने वाले हिमाचल प्रदेश के सपूत जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स के कैप्टन विक्रम बत्रा ने जब कहा था ये दिल मांगे मोर, तो उनका दिल किसके लिए मांग रहा था? अपने लिए नहीं, किसी एक भाषा, धर्म या जाति के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए, मां भारती के लिए। आइए हम सब मिलकर ठान लें कि ये बलिदान, ये कुर्बानियां हम व्यर्थ नहीं होने देंगे। हम उनसे प्रेरणा लेंगे और उनके सपनों का भारत बनाने के लिए हम भी अपनी जिंदगी खपाते रहेंगे। आज इस करगिल के विजय पर्व पर उन वीरों से प्रेरणा लेते हुए, उन वीर माताओं से प्रेरणा लेते हुए देश के लिए अपने कर्तव्यों को हम अपने आप को समर्पित करें। इसी एक भाव के साथ उन वीरों को नमन करते हुए आप सब मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।